numbers. And now today we are going to check, we are going to print the ASCII code of a number. And now this is what we call type conversion. The topic name is type conversion. Okay. Thumb rule क्या था इसका? Always smaller data type implicitly converted into larger data type. हमेशा smaller data type automatically larger data type में convert हो जाता है. For example, if we have two numbers, int a, or we can say num1 is equal to 5 and number 2 is equal to 2, clear screen. And in this program I just want to divide both the numbers and want to capture into some third variable that is called float c, or I can say result. तो मैं क्या चाहता हूँ, यूज़र क्या करे, result equal to num1 divided by num2. Now when we do this, what happen कि इसका result हमारे पास print होगा. So if we print this program, printf result of division equal to percentage f comma the result. ओके सो क्या आउटपुट लगता है, क्या आउटपुट आएगा? कितना? 2.5030 ओके. ना आपकी assumption ये थी कि इसका आउटपुट 2.5000 करके आए, लेकिन इसका आंसर ये नहीं आएगा. लेट अस रन दिस. So what is the answer? 2.7. So what happened in this case? We are expecting 2.5 but nevertheless it is 2.000. So इस केस में क्या हुआ? हमेशा आपकी एक्सप्रेशन राइट साइड से इवेल्युएट होती है. तो राइट साइड में इंटीजर डिवाइडेड बाय एन इंटीजर, व्हाट विल बी द रिजल्ट? इट इज एन इंटीजर. Yes sir. Yes sir. 5 divided by 2 we will get only 2 because integer divided by integer is an integer. अब ये 2 रिजल्ट में सेव होगा. So what is going on? Float is equal to int. स्मॉलर डाटा टाइप जब बिगर डाटा टाइप में जाती है तो क्या होगा? कन्वर्ट होने की कोशिश करेगा. तो आंसर में हमें क्या मिलेगा? फ्लोट वैल्यू मिल जाएगा 2.000000. अब जो आपने कहा कि हमें आंसर में चाहिए था 2.5, तो ये कैसे आ सकता था? तो इसके लाने के बहुत सारे वेज हैं. एक वे है कि हम जो वेरिएबल्स थे उनको फ्लोट बना देते. ये एक अच्छी अप्रोच भी है कि हम रिजल्ट पॉइंट्स में चाहते हैं तो वी विल डिक्लेयर इट एज फ्लोट. लेकिन ये अच्छी अप्रोच नहीं भी है क्योंकि मुझे अपनी छोटी सी नीड के कारण वेरिएबल की डाटा टाइप बदलनी पड़ रही है. और आगे अगर मुझे वो फिर इंटीजर चाहिए तो फिर मैं फिर उसको इंटीजर बना दूंगा और मेरे बाकी रिजल्ट इफेक्ट हो जाएंगे. लेट अस सपोज मेरे प्रोग्राम में बहुत सारी कैलकुलेशंस है, कुछ फ्लोट पॉइंटिंग है, कुछ फ्लोट पॉइंट्स में आ रही है, कुछ इंटीजर में आ रही है. तो अगर मैं उसको इंटीजर में बदलता हूँ तो फ्लोट वाला इफेक्ट होता है, फ्लोट में बदलता हूँ तो इंटीजर वाला इफेक्ट होता है. तो दैट्स व्हाई इट इज़ नॉट ए गुड अप्रोच टू डू दिस. अनदर अप्रोच कैन बी कि हमारा एक वेरिएबल दोनों में से फ्लोट होता, फ्लोट डिवाइडेड बाय इंट होता, इंट डिवाइडेड बाय फ्लोट होता, या फ्लोट डिवाइडेड बाय फ्लोट होता. तीनों ही केसेस में हमारा आंसर करेक्ट आता बिकॉज स्मॉलर डाटा टाइप ऑलवेज कन्वर्टेड इनटू बिगर डाटा टाइप इम्प्लिसिटली. ठीक है. अब उस केस में हमारे पास जो बेस्ट रिसोर्सेज ये था कि हम इसको ये जो कन्वर्जन है इसको वैसे कहा जाता है इम्प्लिसिट कन्वर्जन. हम बुक में पढ़ते हैं इसको कहा जाता है इम्प्लिसिट कन्वर्जन. इम्प्लिसिट मीन्स जो ऑटोमेटिकली हो रही है और मैं चाहता हूँ कि मेरे अकॉर्डिंग ये आउटपुट आए. तो जब यूज़र अपने अकॉर्डिंग कास्टिंग करना चाहता है, इसको टाइप कास्टिंग भी कहते हैं, यूज़र अपने अकॉर्डिंग इस डाटा टाइप को चेंज करना चाहता है
तो उस केस में हम कहेंगे यूज़र बेस्ड कन्वर्जन या मैनुअल कन्वर्जन या मैनुअल टाइप कास्टिंग। उस केस में यूज़र उसको करेगा। तो यूज़र क्या करेगा कि ऊपर डाटा टाइप नहीं चेंज करेगा, जहाँ पे उसको रिजल्ट फ्लोट में चाहिए वहाँ स्लाइटली सी कन्वर्जन कर देगा। अब जैसे हम जावा में जाके पढ़ते हैं convert.int32, convert.toString, इसी तरह जब हम सी में पढ़ते थे तो सी में भी हम किसी भी नंबर को किसी टाइम भी फ्लोट में बदल सकते हैं या किसी और डाटा टाइप में बदल सकते हैं। उसको बदलने का वे क्या है, हम डाटा टाइप लिखेंगे ब्रैकेट्स में और उसके बाद हम वेरिएबल का नेम लिखेंगे, वो उस डाटा टाइप में कन्वर्ट हो जाएगा। सो लेट अस चेंज दिस प्रोग्राम अ लिटिल बिट। मैंने यहाँ पे क्या किया, फ्लोट num1 डिवाइडेड बाय num2। जैसे मैंने यहाँ पे ले लिखा तो मेरा नंबर 1 क्या हो गया, फ्लोट में बदल गया, नंबर 2 इंटीजर में रह गया। नाउ यहाँ पे ऑटोमेटिक कन्वर्जन भी लग जाएगा क्योंकि हमेशा स्मॉलर डाटा टाइप बिगर में कन्वर्ट होगा। सो व्हाट इज द एक्सपेक्टेड आंसर इज देयर, कितना आ गया आंसर, 2.50000। समझ गए? यस सर। सर जहाँ पे हमने कन्वर्जन करी है उसके बाद हमेशा वो फ्लोट में ही रहेगा नंबर, मतलब नहीं, ये सिर्फ कन्वर्जन के वक्त नंबर 1 हुआ है, आगे मैं फिर नंबर यूज स्पेसिफिक टाइम के लिए। जी एग्जैक्टली, मेरे जहाँ पे मैं यूज़ करना चाहता था सिर्फ वहीं चेंज हुआ है, आगे अभी भी ये इंटीजर ही है जब तक मैं इसके आगे दोबारा फ्लोट नहीं लगाता। ओके, अगर चेक करना चाहते तो हम यहाँ पे करते हैं, हम यहाँ पे num1 को प्रिंट करते हैं %d एंड यहाँ पे हम num प्रिंट कर देते हैं। ठीक है, सो व्हाट वी रन दिस अनडिफाइंड सम, अच्छा num1 है। ओके, सो व्हाट इज द num1, स्टिल 5 है ना, रिजल्ट ऑफ डिवीजन 5 इज इक्वल टू 2.500 है ना। सो हमारा वो नंबर इफेक्ट नहीं होता है, फॉर द टाइम बिंग उस स्टेटमेंट में वो कन्वर्ट हो गया, तभी तो हमने एक्सप्लिसिट कन्वर्जन लगाया। अगर ये परमानेंट हो जाता तो हमारे लिए वही बेटर था कि ऊपर जाके उसको फ्लोट कर देते हैं। सो दैट्स called implicit and explicit conversion in C programming, right? So using this conversion we can also convert any number into its ASCII code value that we have done so far, right? We can convert any number into its ASCII value. If there is number called 65 and I want to print the corresponding character to the 65, क्योंकि 65 जो ASCII code होता है वो कैपिटल A का होता है। So I want to check this, so I just printf character for %d code is %c। ठीक है, तो मैंने पहले पे भी num प्रिंट किया, दूसरे पे भी num प्रिंट किया। Now what happened in this case, क्या ये नंबर कैरेक्टर में बदल जाएगा? नहीं बदलेगा, चेंज हो गया, बिकॉज यहाँ पे जो नंबर है उसको हमने ये फोर्स किया कि वो अपने इंटीजर को कैरेक्टर में कन्वर्ट करे। हाँ, यहाँ पे थंब रूल ब्रेक जरूर हुआ है कि बिगर डाटा टाइप गेट कन्वर्टेड इनटू स्मॉलर डाटा टाइप, बट यहाँ पे ये थंब रूल ब्रेक नहीं हुआ, यहाँ पे ये कन्वर्जन कंप्यूटर के ऊपर मतलब इंटरफेस में की गई। इट इज़ कॉल्ड कैरेक्टर टू कोड और कोड टू कैरेक्टर कन्वर्जन। ठीक है, वी कैन डू वाइस वर्सा ऑल्सो, वी कैन इवन डिक्लेयर अ कैरेक्टर and ch is equal to, we can define a single character b and we can even print the value of b, that we can write here printf code for character %c is %d, so we can write ch comma num।
CH comma CH, not null. So we get code for character B is 66. तो जब हम इन नंबर्स को यूज करते हैं, वी कैन प्रिंट द स्काई वैल्यूज ऑफ द कैरेक्टर्स ऑल्सो. नो, द सेकंड टॉपिक जो हमारे में इसमें आता है वो है कि हमें ये आउटपुट्स न्यू लाइन में चाहिए. यानी कि मेरी जो आउटपुट्स हैं वो एक ही लाइन में प्रिंट हो रही हैं. तो आउटपुट्स को हम अलग अलग तरह से कैसे प्रिंट कर सकते हैं. ठीक है, आपने ये टॉपिक पढ़ा भी होगा, इसमें आपने \n पढ़ा होगा, है ना. क्या बोलते हैं उसको हम? न्यू लाइन. उन जैसे \n तो हो गया आपका न्यू लाइन, \t हो गया आपका टैब. पर इनको बोलते क्या हैं? इस टॉपिक को क्या बोलेंगे? फंस गए. नाम नहीं आ रहा, अभी पढ़ा था मैंने कल पढ़ा था. इनको हम बोलेंगे एस्केप सीक्वेंसेस. क्या बोलेंगे? एस्केप सीक्वेंस. अब एस्केप का मतलब होता है बच के निकल जाना. यहाँ पे जो आपकी \, है ये ऐसा करेक्टर है जो प्रिंटिंग में कभी प्रिंट नहीं होता, यानी कि ये प्रिंटिंग से भाग जाता है. लेट अस ट्राई दिस. printf and I want to print this \. Okay, I want to print this. What happened in this case? वहाँ पे एरर आ गया. देखो printf, वहाँ पे उसने कहा printf सही नहीं है. हो गया ना. So you can't print it. If I want to print it, I have to put double time \. What happened? पहले वाला \, escape हो जाएगा जैसा उसका नाम है, और दूसरा \, स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा. समझ रहे हो? सो अगर हम इसको कंपाइल करके रन करें, सो वी गेट a \. ओके, लेट अस क्लियर द स्क्रीन फर्स्ट. सो वी गेट a single \. अब अगर मुझे 2 \/ चाहिए तो क्या करूं? डबल 4 टाइम्स सर. 4 टाइम हमें क्या लगाना पड़ेगा? \/ लगाना पड़ेगा. सो इफ वी रन दिस, वी गेट 2 टाइम \. सो ये समझ गए आपकी \/ क्या हो जाता है? एस्केप हो जाता है. ओके. हाँ जी सर. अब मुझे एक प्रोग्राम दिया गया कि आप क्या कीजिए, आप ऐसा कीजिए कि आप स्क्रीन पे प्रिंट कीजिए माई नेम इज करण, है ना. इस तरह स्क्रीन पे प्रिंट कर. अब माई नेम इज तो ठीक है, लेकिन करण कैसे प्रिंट होना चाहिए? डबल कोट्स के अंदर. डबल कोट्स में. तो अब हम ये क्या ट्राई कर सकते हैं? माई नेम इज, अब क्या लिखूं इसके आगे? डबल कोट्स में करण. सो स्लैश. एग्जैक्टली. हम क्या करेंगे? एस्केप सीक्वेंस लगाएंगे. एस्केप सीक्वेंस गायब हो जाएगा, डबल कोट्स को छोड़ जाएगा. एस्केप सीक्वेंस लगाएंगे, खुद गायब हो जाएगा, डबल कोट्स को छोड़ जाएगा. सो व्हेन वी रन दिस, वी गेट द आउटपुट माय नेम इज करण. समझ गए एस्केप सीक्वेंस? समझ रहे हो? हाँ जी सर. अब इसी एस्केप सीक्वेंस के साथ बहुत सारे कैरेक्टर्स को जोड़ा गया जो कुछ स्पेशल परफॉर्म करते हैं. फॉर एग्जांपल, सबसे पहला \/ कैरेक्टर आता है \n, एंड दैट इज कॉल्ड वर्टिकल टैब. उसको हम बोलेंगे वर्टिकल टैब, यानी कि नीचे की तरफ को स्पेस देना. इफ आई एम राइटिंग माई नेम इज \n कमल, so what happen? Kamal will be in the next line. That is called vertical tabbing. Okay. Similarly, हम कर सकते हैं horizontal tab. My name is \n and I can write Abhinay. For horizontal tab we will write T. That is called tabbing. Tab का मतलब क्या हुआ? 3-4 स्पेस की जगह छोड़ के, है ना. So when we run this, we have 3 to 4 spaces. यहाँ तक कोई इशू किसी को? सर एक क्वेश्चन था. जी जी. जैसे सर अगर हम स्लैश जैसे स्लैश टी लिखते हैं. हाँ जी, हाँ जी. तो मतलब वो एज करेक्ट वो प्रिंट होएगा, मतलब जैसे टेक्स्ट प्रिंट होएगा स्लैश टी. अगर हम यहाँ \t कर देते हैं. हाँ जी सर. सो चेक इट. क्या हुआ?
ओके सर। वो अपना काम कर पाएगा क्या? हाँ। आपका एक करेक्टर बहुत आगे जा रहा है। अगर हमने यहाँ पे लिखा माई नेम, ये ऐसे लिखते हैं, बैड इवनिंग \r कमल गुड, क्या आउटपुट आएगा इसका? सो लेट अस रन दिस। वेट अ सेकंड, मुझे बाकी लाइंस को रिमूव करने दो, नहीं तो ये उनको ओवरराइट करता रहेगा। सो लेट अस चेक दिस, व्हाट हैपन? कमल गुड जी, क्या हुआ होगा इस केस में? चलो कमल हटा देते हैं, हम गुड रख लेते हैं। नो चेक, क्या हुआ? क्या लग रहा है? सर उसने स्टार्टिंग बैकस्लैश, सर उसके आगे और पीछे दोनों लेटर्स को क्लिक करके अरेंज किया। जी, इसको हम कहते हैं कैरेज रिटर्न। कैरेज रिटर्न आपका कुछ और नहीं होता बल्कि एंटर को भी कहा जाता है। जब हम फाइल हैंडलिंग करते हैं तब हम एंटर की प्रेस कर चेक करने के लिए \r का यूज़ करते हैं, ये चेक करने के लिए कि कहीं एंटर की प्रेस ना की। तो जब मैंने \r गुड से पहले लगाया तो गुड वापस इस लाइन के स्टार्टिंग में गया और जी ने रिप्लेस किया बी को, ओ ने रिप्लेस किया ए को, सेकंड ओ ने रिप्लेस किया डी को, इस डी ने रिप्लेस किया स्पेस को, तो वहाँ बन गया गुड इन। लेट अस सपोज इनके बीच में स्पेस कम कर देते, नो यू विल सी द डिफरेंस। ठीक है, तो जैसे जैसे मैं इसके स्पेल्स बढ़ाता जाऊंगा ये इस इवनिंग को ओवरराइट करता जाएगा। ठीक है, ओके सर। बेसिकली इसका ये पर्पस नहीं है, लेकिन ये कैरेज रिटर्न बताने के लिए ज़रूरी है कि आपको ये समझ आ जाए कि ये पिछली एंटिटीज़ को ओवरराइट कर रहा है। ठीक है, समझ गए? हाँ जी सर। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है, लेट अस सपोज मुझे ये काम दिया गया कि मुझे जो अपना नाम है वो आउटपुट स्क्रीन पे बिल्कुल सेंटर में प्रिंट करना है। यानी कि मुझे अपना नाम कहीं यहाँ सेंटर में चाहिए, तो वो कैसे करेंगे? कोई आइडिया आपके पास? नो सर। चलिए, अगर मुझे अपना नेम सेंटर में लेके आना है स्क्रीन के, तो हम क्या करेंगे? वी विल डू, हम इस स्क्रीन की एक्स और वाई एक्सिस का यूज़ करेंगे। ये स्क्रीन बेसिकली दो एक्सिस में डिवाइडेड होती है, एक्स एंड वाई, क्योंकि 2D स्क्रीन कहा जाता है इसको। तो एक्स और वाई डायमेंशंस में डिवाइडेड होती है। राइट हैंड साइड को यानी कि इस तरफ को आपका एक्स इंक्रीज होता है, आपकी एक्सिस इसी तरह होती है। तो एक्स जो होता है वो आपका राइट हैंड साइड को पॉजिटिव होता है और एक्स आपका लेफ्ट हैंड साइड को नेगेटिव होता है। ठीक है, इसी तरह आपका वाई ऊपर की तरफ को पॉजिटिव रहता है और नीचे की तरफ को नेगेटिव रहता है। ठीक है, तो इस केस में हम एक्स और वाई का यूज़ करने वाले हैं और अपनी स्क्रीन पर प्रिंटिंग करने वाले हैं। अब इसके लिए हमारे पास एक स्टेटमेंट यूज़ आती है इस सी में, जिसको कहा जाता है गो टू एक्स वाई स्टेटमेंट। इस गो टू एक्स वाई स्टेटमेंट के दो पैरामीटर होते हैं, एक एक्स और एक वाई। एक्स बेसिकली रोज़ की तरह काम कर सकता है, वाई बेसिकली कॉलम्स की तरह काम करता है। अब नीचे आपको एक नंबर दिख रहा होगा स्क्रीन के 8:11 दिख रहा है ना? यस सर। अब इस केस में अगर मैं कर्सर की पोजीशन नीचे की तरफ कर रहा हूँ तो क्या बदल रहा है? 8 वाली वैल्यू चेंज हो रही है। ठीक है, अगर मैं कर्सर को राइट हैंड साइड पे ले रहा हूँ तो x इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, सो व्हाट वी डू, हम कहीं एस्टिमेट लेके 12,12 मैंने ये एस्टिमेट लगाया और इसके बाद एक स्टेटमेंट लगाई printf I am in center। सो लेट्स रन दिस। सो कहाँ पे आपको दिख रहा है सेंटर? बिल्कुल नीचे। ठीक है, इसको राइट पे और खींचना चाहते तो x बढ़ाना पड़ेगा, तो x हम कर देते 20।
तो थोड़ा आगे किया, ठीक है, हमने क्लियर स्क्रीन ही लगाया तो पिछली स्क्रीन भी ले रहा है। सो लेट अस डू क्लियर स्क्रीन, ठीक है। अब इसको और थोड़ा आगे कर सकते हैं। सो इट इज़ अबाउट 28, सो इट इज़ इन परफेक्टली समहाउ इन सेंटर पोजीशन, ठीक है, समझ रहे हो? हाँ जी सर। तो हम गो टू XY से डायरेक्ट बिना \n बिना \t किसी भी आउटपुट को सेंटर ऑफ द स्क्रीन में प्रिंट कर सकते हैं। ओके, ये बहुत बेसिक्स हैं जो बुक में नहीं डिफाइंड होते हैं लेकिन हमारे लिए हेल्पफुल है। अब हमारे पास आता है, अगर मुझे अपनी स्क्रीन को कलर्ड आउटपुट में लाना है, यानी कि मुझे कलर्ड आउटपुट चाहिए, तो कैसे लाएंगे? सर नहीं होगा। चलिए, सर टेक्स्ट को चेंज करेंगे हम कि कंसोल को? कंसोल का कलर मुझे चेंज कर, मतलब जो मेरी आउटपुट आए वो कलरफुल हो। सर बैकग्राउंड का फंक्शन एग्जैक्टली, अगर हम यहाँ पे लिख देते हैं बैक कलर, ठीक है। अब मुझे कैसे पता चलेगा ये फंक्शन है या नहीं? तो हम क्या करेंगे इसके लिए? हमारा पहला लॉजिक क्या करेंगे, हेल्प में जाएंगे और क्या करेंगे इसके ऊपर, टॉपिक सर्च। क्या यहाँ पे कोई बैक कलर की ऑप्शन है? नहीं, तो यानी कि ये तो नहीं। अगर हम लिख देते हैं यहाँ पे बैकग्राउंड, क्या बैकग्राउंड है? बैकग्राउंड भी नहीं है। अगर हम यहाँ पे लिखते टेक्स्ट समथिंग, टेक्स्ट कलर, है ना? सो इज देयर एनी थिंग्स लाइक दिस? दिख रहा है? टेक्स्ट एट्रीब्यूट, टेक्स्ट बैकग्राउंड, टेक्स्ट कलर। सो वी हैव 3 थिंग्स। टेक्स्ट एट्रीब्यूट, उसका फॉन्ट वगैरह चेंज कर सकते हैं। टेक्स्ट बैकग्राउंड, उसको कलर दिया जा सकता है। टेक्स्ट कलर, हम टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। बैकग्राउंड, टेक्स्ट के बैकग्राउंड का कलर चेंज होगा। इन सब फंक्शंस के अंदर एक पैरामीटर पास किया जाता है जिसकी डाटा टाइप क्या है, इंटीजर। तो यानी कि हम कोई नंबर पास करेंगे तो ये फंक्शन कुछ ना कुछ बिहेव करेंगे। अब वो नंबर्स क्या होंगे, तो इसके लिए थोड़ा नीचे चलते हैं। तो इसने कलर्स क्या बताया, 0 से लेके 7 तक, है ना? तो 4 से हमारा क्या होता है, फोरग्राउंड कलर चेंज होता है, ठीक है। मतलब 0 से लेके 15 तक अगर हम भरेंगे तो कौन सा कलर चेंज होगा, फोरग्राउंड। और 0 से लेके 7 तक क्या कलर चेंज होगा, बैकग्राउंड। समझ आ रहा है? समझ रहे हो भाई? चलिए, तो अब हम लगाते हैं टेक्स्ट कलर और इसके अंदर कोई भी नंबर पास कर देते हैं 7। सो लेट्स रन दिस। अभी तक कोई इफेक्ट नहीं दिखा। 8, कुछ दिखा आपको फर्क? नहीं, थोड़ा अब दिख जाएगा। कोई चेंजेस दिखे? सर हाँ जी, हाँ जी। सर आवाज़ कट रही है आपकी बहुत ज़्यादा। आवाज़ कट रही है? मैं दोबारा ज्वाइन करूँ आपको? वेट से। अब ठीक है? अब आवाज़ आ रही है आपको? हाँ जी सर। चलिए, तो अब आपको कलर दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर, कौन से कलर में आ गया है ये? पर्पल सर। पर्पल। सो लेट अस डू समथिंग एल्स। 10, सो देयर इज डिफरेंट कलर, दैट इज येलो कलर, है ना? समझ रहे हो? तो हमारा 8 से लेके 15 तक, यानी कि फ्रॉम 8 to 15 हमारे पास कौन से कलर होते हैं, टेक्स्ट कलर्स रहते हैं। और 0 to 7 कौन सा कलर रहता है, टेक्स्ट बैकग्राउंड कलर रहता है, ठीक है। सो 0 to 7 यानी कि इसके साथ में कोई भी कलर लगाओ 3, सो आउटपुट चेंज दिख रहा है अब आपको, ठीक है। सो आवर आउटपुट इज कलरफुल राइट नाउ। ओके, समझ गए? तो हम अपनी तरफ से भी फंक्शंस का आइडिया लगा सकते हैं कि हमारे फंक्शंस में क्या क्या चेंजेस हम कर सकते हैं। 8 बिट या 4 बिट हमें नंबर दे रखा, तो उसको शिफ्ट करने के लिए, हाँ, राइट या लेफ्ट शिफ्ट करने के लिए, अगर मेरे पास नंबर है 8, है ना, जी, और इसको मैंने लेफ्ट शिफ्ट किया, ठीक है,
अगर मेरे पास नंबर है 8 और इसको मैंने लेफ़्ट शिफ्ट किया तो आउटपुट में क्या आएगा? एक एक बिट से मैंने इसको शिफ्ट किया। हाँ जी, 80 नहीं बच्चे, देखो मैं आपको इसका पैटर्न समझा देता हूँ। शिफ्टिंग क्लास कोई नंबर है 1, तो इसको बाइनरी में कैसे लिखा जाएगा? 0001। 0001, ये 01। Oh, sorry, 01 नहीं। And what is 2? 10 sir। What is 3? 11 sir। And what is 15? सर 15 का वो याद नहीं है। याद किया हुआ है? हाँ जी सर। अच्छा अच्छा, तो अगर तो मैं इसी तरह पूछ लेता 89 तो फंस जाते हैं ना। तो इस केस में आपने थंब रूल याद रखना है। आपने मल्टीप्लिकेशन लिखनी है 2 के टेबल की, ठीक है। 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, 16 इंटू 2 13। समझ रहे हो ये? हाँ जी सर। नो, अगर हमने ये एक सीक्वेंस लिखा और अगर मुझे ये पता करना है कि 1 क्या होता है, तो 1 कैसे पता चलेगा हमें? ये एक बल्ब की तरह काम करता है, यानी कि ये सारे बल्ब्स हैं आपके लिए, ठीक है। हर बल्ब की वैल्यू 0 या 1 है, ओके। अगर मुझे 1 चाहिए तो मुझे सिर्फ वो बल्ब ऑन करना है जिससे मुझे 1 मिले। कौन सा बल्ब ऑन करूं? फर्स्ट वाला, ये करूंगा ना। तो इसको मैं क्या कर दूंगा 1 और बाकी बल्ब्स को क्या कर दूंगा 0। तो 1 क्या होता है बाइनरी में? 01। समझ गए? हाँ जी सर। अब अगर मुझे चाहिए 15 देन, तो मुझे किस किस बल्ब की ज़रूरत पड़ेगी? 8, 4, 12, 12 to 14, 14 + 1 15। तो मुझे ये सारे बल्ब ऑन करने पड़ेंगे। तो व्हाट इज़ 15 इन बाइनरी? 4 times 1। समझ गए? हाँ जी सर। अब अगर मुझे चाहिए 84, तो यहाँ तक तो बनेगा नहीं 84, तो 32 इंटू 2 इज 64। अब 89 मैं बना सकता हूँ। नाउ आई नो 64 + 16 कितना हो गया? 80। 80 + 8 88, 88 + 1 is 89। So it will be 1 0 1 1 0 0 1. This will be your 89. Okay. Okay sir. Now what happened in the case of shifting of operators, shifting of a number? Let us suppose I have a number, the number is 8. Okay, so in this case number is 1 2 4 8. So 8 in binary is 1 0 0 0. यही होगा ना? So what I said, left shift this 8 by 1 bit. So what happen, जो 8 के पास बिट है वो कहाँ आ जाएगी? इस पोजीशन पे। जो 4 के पास है वो 8th पे, जो 2 के पास है वो 4th पे, जो फर्स्ट के पास है वो 2nd पे। सो इट विल बिकम 1 0 0 0, और जहाँ से बिट शिफ्ट हुए, जहाँ खाली हुआ वहाँ पे क्या डाल देना है? 0। नो 8 इंटू 2 कितना होता है? 16। ये नंबर क्या है आपका? 16। तो जब हम किसी भी नंबर को लेफ़्ट शिफ्ट करते हैं तो वो नंबर हमेशा अपने नंबर का डबल हो जाता है। 8 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 16। और कभी भी हम नंबर को राइट शिफ्ट करते हैं तो नंबर हमेशा अपना हाफ हो जाता है। यानी कि अगर 1 वाला डिजिट वापस यहाँ लेके आऊँ तो ये 8 बन जाएगा,
और 16 का आधा 8 होता है। ओके सर, समझ गए? दिस इज कॉल्ड